नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल स्टडी सॉल्यूशन में। दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आज आपको पॉलिटिक्स में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है स्टार्ट से एंडिंग तक उसका हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन देर न करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत में यूरोपीय के आगमन और उनके कुछ अधिनियम। ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक का नाम है। पहला क्वेश्चन आपका है, भारत में आने वाला यूरोपीय कंपनी कौन था? जो पुर्तगाली था वो भारत में आने वाला पहला यूरोपीय कंपनी था। 1498 ईस्वी में भारत में आए थे वास्को डी गामा, जो पुर्तगाल के थे। इस हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि भारत में पहले आने वाला यूरोपीय कंपनी पुर्तगाल था। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, भारत में आने वाला यूरोपीय कंपनी का क्रम बताएं। तो भारत में आने वाले कंपनी का क्रम सबसे पहले पुर्तगाल है, फिर अंग्रेज है, फिर डच है, फिर डेनिश है, फिर फ्रांसीसी है, फिर स्वीडिश है। यानी आपका 1 2 3 4 5 6 प्रमुख कंपनी के बारे में हम लोग जानते हैं। पुर्तगाल पहले आया, फिर अंग्रेज आया, फिर डच आया, फिर डेनिश आया, फिर फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। अब ये सब कब कब आए उनका भी हम लोग देखेंगे। देखिए, भारत में अंग्रेजी कंपनी थी वो 1600 ईस्वी में आई। ठीक है, आया तो डच कंपनी कब आया? तो डच कंपनी 1602 में आया। 1600 के 200 बाद दो वर्ष के बाद डच कंपनी आ गया। चौथा नंबर क्वेश्चन, भारत में डेनिश कंपनी जब 1616 में आई, 1616 में डेनिश कंपनी आई, तो फ्रांसीसी कंपनी कब आया था? 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी आई। अब यहाँ पर आखिरी कंपनी है स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी। भारत में कब आया? तो 1731 ईस्वी में स्वीडिश आया। यानी आपने देखा 1498 में सबसे पहले आया आपका पुर्तगाल, फिर 1600 में आया अंग्रेज, फिर 1602 में आया डच, फिर 1616 में आया डेनिश, फिर 1664 में आया फ्रांसीसी, और फिर आपका आया आखिरी में 1731 में क्या? स्वीडिश। 1498, 1600 ईस्वी, 1602, 1616, 1664, 1731। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में अंग्रेजी कंपनी को व्यापार करने का अधिकार पत्र कितने दिनों के लिए मिला था? जो प्रारंभ में जब अंग्रेजी कंपनी आई थी तो उनको व्यापार करने का अधिकार जो भारत से मिला था वो 15 वर्ष के लिए मिला था। भारत में अंग्रेजी कंपनी की स्थापना किस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुई? अकबर जब मुगल सम्राट थे, मुगल के राजा जब अकबर थे तो तभी अंग्रेजी कंपनी की स्थापना हो चुकी थी भारत में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन, 1608 में जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम जो अंग्रेज के थे का राजदूत, जेम्स प्रथम जो अंग्रेज के राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री जो थे जेम्स प्रथम थे, और का राजदूत बनकर पहला अंग्रेज राजदूत कौन आया? तो अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस जो थे जेम्स प्रथम का पहला राजदूत बन के भारत में आए, अंग्रेजी राजदूत बन के भारत में आए। कब आए? तो 1608 में। कहाँ आए? तो जहांगीर के दरबार में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहांगीर ने इंग्लिश खां की उपाधि किसे दी? तो इंग्लिश खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को दी। कैप्टन हॉकिंस को इंग्लिश खां की उपाधि किसने दी? तो जहांगीर ने दी। और जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को किस चीज़ की उपाधि दी? तो इंग्लिश खां की उपाधि दी। इस तरह से आपका ये क्वेश्चन बनता है। जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को कहाँ का जागीरदार बनाया था? तो आगरा का जागीरदार जहांगीर ने कैप्टन हॉकिंस को बनाया था। आपको क्वेश्चन इस तरह भी पूछ सकता है, कैप्टन हॉकिंस जब इंडिया में आए तो वहाँ का उनको आगरा का जहांगीरदार किसने बनाया? तो जहांगीर ने बनाया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। 11 नंबर, जेम्स प्रथम जो थे, जेम्स प्रथम जो अंग्रेज के प्रधानमंत्री थे का दूसरा राजदूत, पहला राजदूत तो आपका आगे चला गया बना, दूसरा राजदूत बनकर सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आए? तो 1615 ईस्वी में सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आए। 12 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी है उस वक्त अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से भारत में आया था, का पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ खोला गया? तो सूरत में पहला व्यापारिक कारखाना खोला गया। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए थी कि भारत में कारखाना खोलने के लिए आई थी, तो वो सूरत में आपका पहला व्यापारिक कारखाना खोली। 13 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला व्यापारिक कोठी कहाँ खोला गया था? ये दो क्वेश्चन अलग अलग हैं। तो पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे 1651 ईस्वी में कोठी खोला गया था। सूरत में कारखाना खोला और 1651 में कोठी खोला गया। वो कोठी इसलिए वहाँ पर कुछ सैनिक को रखा जाए सैन्य बल बनाने के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, महारानी कैथरीना का विवाह जॉर्ज द्वितीय से हुआ, 1661 में हुआ था। तो जॉर्ज द्वितीय को दहेज के रूप में क्या मिला? तो मुंबई और टेजियर बंदरगाह, यानी मुंबई को पूरा दे दिया गया जॉर्ज द्वितीय को। महारानी कैथरीना जो थी पुर्तगाल की थी और जॉर्ज द्वितीय जो थे वो अंग्रेज थे। तो महारानी कैथरीना का जब विवाह अंग्रेज से हो गया तो अंग्रेज को दहेज के रूप में पूरा मुंबई को देना पड़ा, और वही मुंबई जो महाराष्ट्र में आपका स्थित है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन, ब्लैक होल की घटना पश्चिम बंगाल में कब हुआ? तो 1756 ईस्वी में ब्लैक होल की घटना हुई थी। ब्लैक होल की घटना, एक रूम में कुछ मजदूरों को बंद कर दिया गया था कुछ दिनों के लिए, जिससे बहुत सारे मजदूर मारे गए। उसी को ब्लैक होल की घटना कहते हैं, जो 1756 ईस्वी में हुआ था। उसके बारे में और क्वेश्चन मिलेगा आपको। ब्लैक होल की घटना का समय पश्चिम बंगाल के नवाब कौन थे? जब ब्लैक होल की घटना हुई थी तो पश्चिम बंगाल के नवाब कौन थे? तो सिराजुद्दौला हुई थी। जो ब्लैक होल की घटना हुआ था वो पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। अब 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैक होल की घटना में सिराजुद्दौला ने कितने अंग्रेजी सैनिकों को पकड़कर अपने यहाँ बंदी बनाया था? तो 146 सैनिकों को। ये जो सिराजुद्दौला थे पश्चिम बंगाल के नवाब थे, उन्होंने 146 अंग्रेजों को पकड़कर एक रूम में बंद कर दिया था। ठीक है, और उनमें मरने वालों की संख्या देखिए। 18 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक होल की घटना में कुल 146 सैनिकों में कितने सैनिक मारे गए थे? 123 सैनिक उसमें मारे गए उसी रूम में बंद होके। जो शेष बचे वो भी बेहाल होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध, जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 को रॉबर्ट क्लाइव और किसके बीच हुआ था? तो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। ये जो ब्लैक होल की घटना हुई तो इसको देखते हुए अंग्रेजों ने प्लासी के युद्ध लड़ी, और वही प्लासी का युद्ध जो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ और सिराजुद्दौला हार गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लासी के युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? तो हुगली नदी के किनारे हुआ था, जो बंगाल में आपका है। 1759 में बेदरा का युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध मिला आपको बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध में अंग्रेजी कंपनी से कौन सा कंपनी पराजित हुआ? देखिए, अब यहाँ पर सबसे पहले आपको एक कंपनी से, अब यहाँ पर जब अंग्रेज आया तो उस वक्त तो 4-5 कंपनी भी थी। उन कंपनी के बीच में भी युद्ध होता था कि यहाँ पर राज हम करेंगे। तो यहाँ के अंग्रेजों को केवल यहीं के लोगों से नहीं लड़ना था, दूसरे देश की कंपनी से भी लड़ना था, जिससे कि उन लोगों को हरा दे और इंडिया को हरा दे, उसके बाद यहाँ पर वो राज करेगा। तो इसलिए ये बेदरा का युद्ध अंग्रेजी कंपनी
और कंपनी से कौन सा कंपनी से पराजित हुआ, अंग्रेजी कंपनी से कौन सा कंपनी पराजित हुआ और भारत में अपना व्यापारिक क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को सौंप कर स्वदेश वापस चला गया। तो वही डच कंपनी जो हॉलैंड की थी, जो सबसे अंतिम में आया और सबसे पहले पराजित होकर भाग गया और अपना जितना भी साम्राज्य बनाया था उसको इंडिया को भलो अंग्रेज को दे दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 22 नंबर। 1760 में, जो 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ था, वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजी कंपनी और किस कंपनी के बीच हुआ? तो वांडीवास का युद्ध अंग्रेजी कंपनी और फ्रांसीसी कंपनी के बीच में हुआ। अब ये 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ जिसमें अंग्रेजी फ्रांसीसी कंपनी फिर हारा तभी ना अंग्रेज का शासन हुआ, तो फ्रांसीसी कंपनी हार के ये भी भाग गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, किस युद्ध के बाद भारत में सभी विदेशी कंपनी में सर्वाधिक मजबूती कंपनी के रूप में उभर कर अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी है? तो वांडीवास का युद्ध जब जीत गया अंग्रेज, तो इससे ये साबित हो गया कि ये सभी कंपनियों में मजबूत कंपनी है और यही भारत के व्यापार करेगा, मतलब पूरे भारत में व्यापार कर सकता है। 24 नंबर, बक्सर का युद्ध, जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, जो बिहार में है। बक्सर का युद्ध में भारत की तरफ से कौन कौन थे शासन थे? तो बंगाल से मीर कासिम थे, मीर कासिम बंगाल से थे। अवध जो बिहार में है, अवध से सिराजुद्दौला थे और मुगल शासक थे शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय मुगल शासक, अवध जो बिहार में है उसके शासक थे सिराजुद्दौला और नवाब थे मीर कासिम। ये तीनों मिलकर एक तरफ से लड़ रहे थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिसको बक्सर का युद्ध कहते हैं। और ये बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना, जो अंग्रेज थे उनका सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और इस बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब कौन थे? तो मीर कासिम, आपने देखा ही। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन थे? अब आपको हम बता दें कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर को घोषित कर दिया गया था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर भी थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर का युद्ध अंग्रेज जीत गया था, ये तो बात सही है। बक्सर के युद्ध में विजयी कौन रहा था? अंग्रेजी कंपनी जो थी वो विजयी रही और मीर कासिम, रॉबर्ट क्लाइव ये लोग हार गए थे अवध के सिराजुद्दौला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी, 30 नंबर, किस युद्ध के बाद यह तय हो गया कि भारत शासन व्यवस्था, अब यहाँ पर बात यह है कि अब इस युद्ध के बाद भारत शासन व्यवस्था अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी संभालेगी। तो बक्सर युद्ध के बाद, क्योंकि बड़ा बड़ा राजा जब हार गया इंडिया का, तो अब तो इतना भी क्लियर हो गया कि भारत में शासन करेगा कौन? अंग्रेज। पहले अंग्रेजों ने कंपनी को हरा कर भगाया, सभी कंपनी को, तो इससे ये तय हुआ कि अब वो यहाँ पर व्यापार करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा व्यापार नहीं करेगा। और जब यहाँ के राजाओं को हरा दिया तो इससे ये भी तो हो गया कि शासन व्यवस्था जो है अब अंग्रेज ही संभालेगा। बक्सर के युद्ध है के बाद इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच कब हुई? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि रॉबर्ट क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच हुई बक्सर के युद्ध के बाद। क्वेश्चन नंबर 32, किस संधि के बाद अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में बंगाल, बिहार, उड़ीसा को राजस्व वसूलने का अधिकार मिल गया? तो इलाहाबाद संधि के बाद। अब इलाहाबाद जब संधि हो गया तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा में अब वो टैक्स भी लेने लगा। अब मतलब शासन अब करने लगा तो टैक्स लेगा ही, राजा बन रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, बंगाल का पहला गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव साहब। हम आपको बताएं ही, रॉबर्ट क्लाइव जो थे बंगाल का पहला गवर्नर थे। वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर कब बना? वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल का गवर्नर 1772 ईस्वी में बने। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके जस्ट पहले वारेन हेस्टिंग्स बने बंगाल का गवर्नर। और इस हिसाब से बंगाल का अंतिम गवर्नर और पहला गवर्नर जनरल कौन बना था? वारेन हेस्टिंग्स बने। 1773 देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट वारेन हेस्टिंग के शासन काल में कब लाया गया था? 1773 में, यानी आपका 1773 ये रहा और 1772 में वो गवर्नर बने बंगाल के। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में ये कहा गया कि जो गवर्नर है उसको गवर्नर जनरल कर देंगे। तो इसलिए ये 1773 के बाद वारेन हेस्टिंग गवर्नर जनरल कहलाने लगे। और इस हिसाब से कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जो हैं वारेन हेस्टिंग्स हैं और बंगाल का पहला गवर्नर जनरल जो हैं वारेन हेस्टिंग ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, रेगुलेटिंग एक्ट के समय, जो रेगुलेटिंग एक्ट का जो समय था, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? जब रेगुलेटिंग एक्ट पहला आया 1773 का, तो उस वक्त ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? तो सर नाथ बुक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, बंगाल का गवर्नर, जो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत कर दिया गया? जो बंगाल के गवर्नर है उनको बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया, किस एक्ट के तहत? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 40 नंबर, बंगाल का अंतिम गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल तो वारेन हेस्टिंग्स, जो आपने अभी देखा। क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछता है बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल। अब यहाँ पर देखिए फिर अंतिम गवर्नर जनरल, पहला गवर्नर जनरल कौन है? वारेन हेस्टिंग। तो अब पूछ रहा है बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल है वो कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। तो भारत का यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, तो भारत का गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अब यहाँ पर कंडीशन ये हुआ कि जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया, और उस समय लॉर्ड विलियम बेंटिन बंगाल के गवर्नर जनरल थे। तो अब जब भारत का गवर्नर जनरल घोषित किया गया तो लॉर्ड विलियम बेंटिन ही भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। इस हिसाब से हम ये कह सकते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन है और भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन है, जैसे कि आपने वारेन हेस्टिंग को देखा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 41 नंबर, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिन। लॉर्ड विलियम बेंटिन यदि भारत का पहला गवर्नर जनरल हैं तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। फिर यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, भारत का पहला गवर्नर जनरल तो लॉर्ड विलियम बेंटिन बन गए। अब लॉर्ड विलियम गवर्नर जनरल जो था तो भारत का ही अंतिम गवर्नर जनरल जो बना वो लॉर्ड कैनिंग बना। वो इसलिए क्योंकि अब गवर्नर जनरल के पद के नाम बदलने वाला था और गवर्नर जनरल का पद का नाम बदल के वायसराय किया जाता। तो इस हिसाब से जब अंतिम गवर्नर जनरल का वक्त था तो लॉर्ड कैनिंग थे, और वही जब वायसराय बना दिया गया तो उन्हीं को वायसराय कहने लग गया। यानी भारत का पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग। तो भारत का अंतिम वायसराय कौन था? यानी आपका भारत का पहला वायसराय कौन बन के आए? तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय बन के आए, और लॉर्ड कैनिंग ही भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी कहलाएंगे। और यही कह रहा है जब वायसराय पहले थे तो अंतिम वायसराय कौन था? तो यहाँ पर लॉर्ड माउंटबेटन होते हैं अंतिम वायसराय। यहीं पर इन लोगों का वायसराय गिरी खत्म हो जाता है और लॉर्ड माउंटबेटन आखिरी वायसराय बन जाते हैं। इसके बाद कोई नाम बदलाता नहीं है,
बस गुलाम भारत और स्वतंत्र भारत का खेल स्टार्ट होता है। यहाँ पर गुलाम भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन ही होंगे, क्योंकि उस वक्त देश गुलाम था, उसके बाद ये बने। अब यहाँ पर स्वतंत्र भारत, गुलाम से तो स्वतंत्र हुआ भारत ना, उस वक्त माउंटबेटन जो थे वायसराय थे। तो अब स्वतंत्र भारत के पहला वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के पहला वायसराय बन गए। 45 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत, जब भारत स्वतंत्र हुआ का प्रथम और अंतिम अंग्रेजी वायसराय कौन थे? यानी जब देश स्वतंत्र हुआ तो प्रथम वही कहलाएंगे लॉर्ड माउंटबेटन, और जब इनको अब कहा गया भाई साहब जाइए आप, तो वही आखिरी लॉर्ड माउंटबेटन ही वायसराय कहलाएंगे। अब बात ये ही नहीं, जब ये चले गए तो वायसराय के पद पर इंडिया से भी तो कोई रहेगा, तो यहाँ पर इंडिया से एक और बने। स्वतंत्र भारत का अंतिम वायसराय, स्वतंत्र भारत हो गया तभी एक अंतिम वायसराय बने, और एकमात्र भारतीय वायसराय कौन थे? तो वो हैं श्री राम गोपालाचार्य। श्री राम गोपालाचार्य एकमात्र वायसराय हैं जो भारतीय हैं और स्वतंत्र भारत के अंतिम वायसराय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 में किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल का गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कर दिया गया? तो 1833 के एक्ट के तहत, भारत 1831 के एक्ट के तहत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उनको भारत का गवर्नर जनरल किया गया था। ठीक। 48 नंबर का, किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय कर दिया गया था? तो 1858 एक्ट के तहत किया गया था। किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को की सहायता देने के लिए 4 सदस्य परिषद की स्थापना किया गया था? तो 1773 एक्ट के तहत गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करने के लिए 4 सदस्य परिषद की स्थापना की गई थी। यह 4 सदस्यीय परिषद में सदस्य कौन कौन थे? जो 4 सदस्य वाला परिषद बनाया गया था उसमें कौन कौन थे? तो क्रांसिस थे, क्लेवरियन थे और मानतसरो थे और वारवेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन, कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो 1774 ईस्वी में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कोलकाता में कर दिया गया और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर, 1774 में गठित सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीश थे? 1774 में जब सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी तो उसमें कितने न्यायाधीश थे? तो 4 न्यायाधीश थे, चेस्टर, लिनेस्टर और हाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 54, 1774 में गठित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्फे जो थे 1774 में गठित सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। 54 नंबर क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शासन करने की अनुमति मिल गई? तो 1773 के पहला जो एक्ट आया था इसके तहत अंग्रेजी कंपनी को बंगाल में शासन करने की अनुमति मिल गई। 55 नंबर क्वेश्चन, संचालन मंडल की स्थापना हुई थी 1774 में किया गया था, तो इसके सदस्य का कार्यकाल कितना था? तो 4 वर्ष था संचालन मंडल में स्थापना हुए उन सदस्यों का कार्यकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए कौन सा एक्ट लाया गया था? तो 1882 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया और 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको दूर किया गया। किस एक्ट द्वारा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की सभी प्रकार के कार्यों को 2 भागों में बांट दिया गया? तो 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत अंग्रेजी कंपनियों को सभी कार्यों को 2 पार्टों में बांट दिया गया। उन 2 पार्टों में पहला था
व्यापारिक कार्य का देखरेख बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था, तो राजनीतिक कार्य का देखरेख कौन करता था? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोलर करता था। यानी दो पार्ट में जो बांटा गया, तो पहला पार्ट था व्यापारिक कार्य, दूसरा काम था राजनीतिक कार्य। तो व्यापारिक कार्य जो डायरेक्टर था, डायरेक्टर उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता था, और राजनीतिक कार्य का जो था बोर्ड ऑफ कंट्रोलर उसका देखरेख करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एक्ट के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों की निजी व्यापार में रोक लगाया गया? तो इसका आंसर है रोक लगा दिया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को कर्मचारियों के निजी व्यापारी, जो निजी व्यापारी था उसमें रोक लगा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कितना है? नियंत्रण बोर्ड की स्थापना, नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत किया गया था? 1784 का ईस्ट इंडिया एक्ट के तहत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना किया गया था। थैंक यू गाइस, यहीं पर आपका क्वेश्चन समाप्त होता है, और ये सीरीज लंबा चलेगा क्योंकि हम पूरा क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पॉलिटिक्स में जितना भी क्वेश्चन बन सकता है उसको हम यहाँ पर लाएंगे। और थैंक यू गाइस, यदि आपको ये 1 लीनियर क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।